जीवन के जब हर रंग मिल जाए तो बनती है शेयर योर ह्यूमैनिटी। जीवन के जब हर रंग मिल जाए तो बनती है शेयर योर ह्यूमैनिटी। प्यार जब सारी दुनिया में लहराए तो बनती है शेयर योर ह्यूमैनिटी। ऊर्जा का संचार लहराए तो बनती है शेयर योर ह्यूमैनिटी। वज्र की प्रहार भी सह जाए शेयर योर ह्यूमैनिटी। दो रंगों का मेल, पढ़े गीता, कुरान या बाइबल या ग्रंथ, पर सीखे सिर्फ प्यार, शेयर योर ह्यूमैनिटी। दुनिया के ताना बानों से दूर, शेयर योर ह्यूमैनिटी। उत्साह का संचार करें, सबके जीवन में विश्वास भरें, शेयर योर ह्यूमैनिटी। शब्दों से, विचारों से हाथ बढ़ाकर, कदम बढ़ाकर मानवता की पाठशाला है। उमंगों और सकारात्मकता की कार्यशाला है। शेयर योर ह्यूमैनिटी पूरी दुनिया में फैला और सबकी साथ रहें, सहयोग करें। जिस तरह से भी आप कर सकते हैं सारी दुनिया में फैलाएं शेयर योर ह्यूमैनिटी बनकर। हर धर्म से पहले सिर्फ एक धर्म अपनाएं, मानवता का धर्म। मानवता, सहयोग और प्रकृति द्वारा रचित हर जीव का सम्मान यही सिखलाता है शेयर योर ह्यूमैनिटी। बच्चों के जीवन में भी उत्साह बढ़ाता है हमारा यह मंच। शेयर योर ह्यूमैनिटी का एक और ब्रांच, शेयर योर टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, किड्स वर्ल्ड। Welcome in Kids World! नमस्कार, मैं ऐश्वर्या संपन्ना मुंबई भारत से आप सभी का शेयर योर ह्यूमैनिटी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। शेयर योर ह्यूमैनिटी सेवा, साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत, प्रकृति, संरक्षण, असहाय व्यक्ति, पशु जीव की मदद करना, उसे सकारात्मकता विस्तार देना, यह हमारे मंच का उद्देश्य है। साथ ही आपके भीतर छिपे गुणों को, हुनर को, सामाजिक सचेतना प्रसार करना इत्यादि अनन्य कार्यों को अपने रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा मंच के माध्यम से दुनिया में निस्वार्थ रूप से प्रसार करना ही हमारा ध्येय है। यह मंच सदैव सकारात्मकता, नैतिकता और मानवता को प्रश्रय और बल देता है। हमारे मंच ने अब तक 176 यानी 176 ऑनलाइन प्रोग्राम का सफल आयोजन किया है, जिसमें पूरे विश्व के स्त्री, पुरुष और बच्चे जुड़ चुके हैं। साथ ही कतर, भारत, नेपाल एवं अन्य कई देशों में अपने सेवा के नन्हे हाथ से रक्तदान आयोजन, कैंसर पीड़ित सहायता राशि, असहाय व्यक्ति, वृद्ध, अनाथ बच्चों के सहायता राशि, भोज, कंबल वितरण, गरीब बच्चों की पाठ्य सामग्री, असहाय पशुओं की सेवा, पक्षी संरक्षण, पेड़ पौधे रोपण, साहित्यिक संस्थान को सहायता राशि, मानव सेवा, कई आश्रम एवं संस्थान में अपने सेवा के हाथ सम्मिलित कर चुका है। और ऐसे ही नैतिक विचार और मानवीय गुणों का आपके जीवन में समावेश हो सके, इसके लिए अपने मंच के दोनों फेसबुक और शेयर ह्यूमैनिटी एवं शेयर टैलेंट के क्रिएटिविटी किड्स वर्ल्ड के माध्यम से प्रेरक विचार एवं पोस्ट द्वारा आपकी सहायता में तत्पर रहता है। स्वागत है आप सभी का हमारे 177वां 177th लाइव प्रोग्राम में। तो जैसा कि आप सबों को मालूम है, आज 31 जुलाई है। मुंशी प्रेमचंद जी जो महान साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, उनकी जयंती है। उस उपलक्ष्य में हमारा मंच शेयर योर ह्यूमैनिटी ग्लोबल प्लेटफॉर्म
उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी याद में उनकी कहानियों और उनके उपन्यासों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आज जो मंच पर उपस्थित हैं हमारे आमंत्रित मेहमान, वो साहित्य जगत के कुछ शख्सियत हैं। तो चलिए मैं उन सबका आपसे परिचय करवा दूं। नीलम वर्मा जी उड़ीसा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी। डॉक्टर उर्मिला सिन्हा रांची झारखंड से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पद्मा सिंह जी जयपुर भारत से, पद्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। शालिनी गर्ग जी कतर दोहा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शालिनी जी। सुनीता सरन जी मध्य प्रदेश से, सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमूमन हिंदी साहित्य का इतिहास अनगिनत होनहार शख्सियतों के हुनरों का खजाना है, लेकिन इसी कड़ी में एक ऐसा नाम भी है जिसने अपनी कल्पना और कलम के समागम को साहित्य के पन्नों पर कुछ इस कदर उकेरा कि लोग उनकी कलम के कायल हो गए। दशकों बाद भी उनकी कहानियां हर बच्चों की जुबां पर है। उनके उपन्यासों की दास्तां के दीवाने तो कई हैं। हिंदी साहित्य के सुनहरे इतिहास में अपने अमिट छाप छोड़ने वाले हैं अद्भुत हस्ती मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश राज्य में बनारस जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। मुंशी जी के बचपन का नाम था गणपत राय श्रीवास्तव। 3 बहनों में सबसे छोटे भाई मुंशी जी नवाब राय नाम से मशहूर थे। उनके जन्म के बारे में लिखा गया है, सन 1880 लम्ही सुंदर ग्राम प्रेमचंद को जन्म भयो हिंदी साहित्य का। परमेश्वर पंचम बसे प्रेमचंद कहीं बात, हल्को कंबल बिन मरे ओही पूस की रात। इसी के साथ मैं आदरणीय नीलम प्रसाद वर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। उससे पहले मैं दर्शकों को उनका परिचय करवा दूं। नीलम वर्मा जी को लिखने, पढ़ने व बागवानी का शौक है। ये उड़ीसा से हैं और ये एक गृहिणी हैं। ये हमारे साथ सामने ईदगाह नामक प्रेमचंद की एक बहुत ही भावुक कहानी लेकर आ रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नीलम वर्मा जी। नमस्कार। मैं मुंशी जी के बारे में क्या बोलूं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बोलना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। फिर भी मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। उन्होंने जो इतने साल पहले लिखे हैं कविता, कहानियां या उपन्यास, वो आज हमारे समाज में वही घटित हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम अपनी नजरों से देख रहे हैं। इसीलिए तो मुंशी प्रेमचंद जी को सम्राट उपन्यास कहा गया है। अब मैं संक्षिप्त संक्षिप्त में ईदगाह कहानी के ऊपर बता रही हूँ। रमजान खत्म होने को आया। 30 दिन बाद, रमजान के बाद ईद का दिन आया। चारों ओर उल्लास है, सभी खुश हैं। सूर्य अब सूर्य ऐसा लग रहा है कि सूर्य की रोशनी भी चारों ओर फैली है और वो भी अपनी किरणों से खुशियां बिखेर रहे हैं। चारों ओर चिड़ियां चहचहा रही हैं, मानो ईद ईद की खुशियां चिड़ियां भी मना रहे हैं। चारों ओर हर्ष उल्लास का माहौल है। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं सभी खुश हैं। बच्चे रह रह कर अपने रखे पैसे को गिन रहे हैं। किसी के पास 20 पैसे हैं, किसी को के पास 10 पैसे हैं। क्यों न गिने, आज उन्हें मेला जाना है। मेले में अपनी मनपसंद चीजें खरीदना है, मिठाइयाँ खानी है, इसलिए सब खुश हैं। चारों ओर सेवइयों की सुगंध आ रही है। उसी गांव के बीच में और एक घर है जिसमें हमीद नाम का एक लड़का दुबला पतला सा है। वो अपनी दादी के साथ रहता है। उनकी दादी आज सुबह से ही एक कोने में बैठ के रो रही हैं और अपने बेटे को याद कर रही हैं। उनका बेटा हैजे की बीमारी से उनकी मौत हो गई है, हमीद के पिताजी की।
हमीद की मम्मी भी नहीं है, उन्हें पीलिया रोग हो गया था, तो उसमें हमीद की मम्मी भी चली गई। इसलिए हमीद की दादी रो रही हैं, बोल रही हैं कि आज हमारा बेटा होता तो हमारे घर में भी सवैया बनी रहती, हमीद को ईदगाह ले जाता, मेले घुमाने ले जाता, लेकिन आज हमीद अकेला है, मैं भी क्या करूँ? मैं भी बुढ़ी हो गई हूँ, उसको लेके जा नहीं सकती। यही सब याद करके बहुत रो रही थी, लेकिन हमीद बहुत खुश था। वो खुश-खुश आया दादी के पास, "दादी मैं मेले जा रहा हूँ, तुम डरना नहीं दादी, मैं जल्दी आ जाऊँगा और सभी बच्चों के पहले मैं ही आऊँगा, तुम देख लेना और तुम डरना नहीं।" तो दादी बहुत दुखित होती हैं, अपने पास से 3 पैसे निकाल के देती हैं, "बेटा आज तो घर में अनाज भी नहीं है, मैं सेवइयाँ भी नहीं पका सकी तुम्हारे लिए, ये 3 पैसे लो और कुछ खा लेना।" सभी दोस्तों के साथ हमीद भी ईदगाह गया मेले देखने। हमीद के बदन में नए कपड़े नहीं थे, पैरों में जूते नहीं है, फिर भी वो खुश है। बाग बगीचा, खेत खलिहान को पार करते हुए चले जा रहा है, पैर में काँटे चुभ रहे हैं, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने में खुश है। वो ईदगाह नज़र आने लगता है तो सब बच्चे बहुत उल्लासित होते हैं, खुश-खुश जाते हैं, ईदगाह पे नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद मेले में जाते हैं, मेले में बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं। हमीद भी जाता है, एक सामने एक मिठाई का दुकान दिखता है, तरह-तरह की मिठाइयाँ थी, मिठाइयों को देख के उसके मुँह में लालच से पानी भर आता है। खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन फिर भी वो सोचता है मेरे पास तो 3 पैसे हैं, मिठाई खा लूँगा तो पैसे खत्म हो जाएँगे और भी तो कुछ खरीदना है, नहीं खाता है, आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ के उसे खिलौनों की दुकान दिखती है, फिर खिलौने देख के उसका बाल मन ललचा जाता है, लेना चाहता है खिलौना, रुक कर देखता है, फिर बोलता है नहीं, मैं नहीं खरीदूँगा, ये तो मिट्टी के हैं, टूट जाएँगे, क्या फ़ायदा? ये सोच के आगे बढ़ जाता है। सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं, सभी अपने माँ-पापा के साथ घूम रहे हैं, घर गृहस्थी के सामान, मिठाई, खिलौने खरीद रहे हैं। हमीद भी सोचता है कि हमारे पास 3 पैसे हैं, हमें भी कुछ खरीदारी करनी चाहिए। सोचते-सोचते आगे बढ़ता है। तो आगे एक लोहार का दुकान रहता है, उसमें उसे एक चिमटी नज़र आती है, तो दुकानदार से पूछता है, "भैया ये चिमटी कितने की है?" तो वो दुकानदार देखता है हमीद अकेला है, इसके माँ-पिताजी तो इसके साथ हैं नहीं, तो ये नहीं लेगा। इसलिए बोलता है कि तुम्हारे काम की नहीं है, तुम आगे चले जाओ। तो हम बोलता है, "भैया आपको बेचना नहीं है, तो इसे क्यों रखे हैं? मत रखिए।" तो फिर वो बोलता है ठीक है, मैं ₹6 6 पैसे का ये चिमटा है, तुमको 5 पैसे में दूँगा, लेना है तो ले लो। फिर भी हमीद हिम्मत करके बोलता है, मेरे पास 3 पैसे हैं, भैया आप 3 पैसे ले लो और मुझे चिमटी दे दो। तो दुकानदार हमीद को ध्यान से देखता है और फिर कुछ भी सोचता है और दे देता है उसको चिमटी। वो हमीद बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है और सब बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ घर आ जाता है। सभी दोस्तों को दिखाता है कि देखो मैंने कितना अच्छा चिमटी खरीदा है। फिर घर में आके उसकी दादी उसका इंतज़ार करती रहती है। दादी बोलती है, "ये क्या ले आए बेटा? ये किस काम का है? तुम कुछ खा लेते पैसे का, सुबह से कुछ भी नहीं खाए हो।" तो बोला, "दादी ये चिमटी है, तुम्हारे पास चिमटी नहीं थी, तुम रोटी बनाती थी तो तुम्हारे हाथ जल जाते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था देखने से, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए चिमटी लाया हूँ। अब तुम रोटी बनाओगी तो तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे।" दादी ये सुन के बहुत भावुक हो जाती है, खुश भी होती है और ज़ोर से हामिद को गले लगा लेती है। तो इस मैं एक छोटा करके इस कहानी को बताई हूँ, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सुख की नहीं, दूसरे के सुख की देखना चाहिए।
दूसरे के सुख में सुखी होना चाहिए। हमीद छोटा बच्चा है, उस इसीलिए कहा गया है बच्चे में भगवान का वास होता है। हमीद छोटा है लेकिन वो अपना नहीं देखा, अपनी दादी के सुखों को देखा, कि उन दादी के दर्द को समझा, इसीलिए वो चिमटा लाया। हमें भी अपनी जिंदगी में दूसरों के दर्द दुख को समझना चाहिए। नमस्कार। बहुत खूब नीलम वर्मा जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बच्चे के माध्यम से उसकी मनोदशा को दर्शाया है, और ये कहानी जब भी हम सब सुनते हैं भावुक हो जाते हैं। तो उनकी लेखनी ही ऐसे थे। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीलम वर्मा जी। आगे चलती हूँ। मुंशी जी के पिता अजायब राय गांव के ही डाकघर में मुंशी थे। वहां उनकी माता का नाम आनंदी था, जिसके नाम का जिक्र मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी बड़े घर की बेटी आनंदी का किरदार निभाने वाली मुख्य नायिका के रूप में मिलता है। मुंशी प्रेमचंद बचपन से ही अपनी माँ और दादी की बेहद करीब थे, लेकिन मुंशी जी महज 8 साल के ही थे जब उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बाद उनकी दादी भी नहीं रहीं, वहीं उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। ऐसे में मुंशी जी बेहद अकेले हो गए थे। मुंशी जी के बचपन का जिक्र करते हुए रामविलास शर्मा जी कहते हैं, जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हुआ था। जब 15 वर्ष के हुए तो उनका विवाह कर दिया गया था। 16 वर्ष के होते-होते उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। मुंशी जी 9वीं कक्षा में थे तो उनका विवाह एक बड़े सेठ की बेटी से कर दिया गया था। हालांकि साल 1906 में शिवरानी राय से शादी हुई, जो एक बाल विधवा थी, और मुंशी जी खुद विधवा विवाह के कट्टर समर्थक थे। इसी के साथ डॉक्टर उर्मिला सिन्हा जी को बुलाना चाहूंगी। मैं यहाँ बता दूं कि ये मेरी माँ हैं और मेरे जीवन पर इनका बहुत गहरा प्रभाव है। यह मुस्ता रांची में रहती हैं। इन्होंने कई वर्षों तक महाविद्यालय में अध्यापन कार्य किया है और ये एक बेहतरीन रचनाकारा हैं। इनकी अनगिनत कहानियाँ एवं उपन्यास प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने अपना शोध कार्य यानी पीएचडी भी प्रेमचंद के बैंड बोर्ड पर ही किया है। आज ये मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला पर रूपरेखा प्रस्तुत करने जा रही हैं। बहुत बहुत प्रणाम है, आपका स्वागत है मम्मी। नमन मंच, नमन शेयर योर ह्यूमैनिटी। जय माँ शारदे। और आप सभी को, सब तो छोटी हैं, बहुत बहुत शुभाशीष, शुभकामना और प्रेमचंद के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। प्रेमचंद को पढ़ते लिखते पढ़ाते आज भी शोध कार्य उन पर कितना हो रहा है, कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। वैसा रचनाकार कभी कभी होता है। वे अपने बारे में कहते थे कि मैं श्रमिक हूँ, मैं मजदूर हूँ, अगर मैंने आज लिखा नहीं तो मुझे खाना खाने का हक नहीं है। आज के साहित्यकार हम लोग क्या करते हैं, जब सब हो गया तब जरा से बैठ के मोबाइल पर थोड़ा सा लिख लिए और सोचते हैं कि हमको ये पुरस्कार मिल जाए, हम छा जाए। तो नहीं है, साहित्य एक साधना है। इन लोगों ने साधना की थी। इनके उपन्यास तो काफी बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं संक्षिप्त में बता दूं। और विश्व के महान कथा शिल्पी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में निर्मला की व्यथा कथा का मार्मिक चित्रण किया है। इनके कथाओं में एकदम वास्तविकता रहती थी, रियलिटी रहती थी, दिखावा नहीं रहता था। एक ऐसी युवती जो दहेज की मार के कारण, दहेज प्रथा, अधेर तोताराम से ब्याह दी जाती है और अंत तक शक के घेरे में जकड़ी, भीतर से मरती बाहर से जिंदा नजर आती है। युवा पत्नी के साथ तोताराम के बेटे मनसाराम के संबंधों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने इससे उपजी भयावह स्थितियों को रेखांकित किया है। अब मैं उपन्यास को बहुत छोटे रूप में बता देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। निर्मला उपन्यास विसंगतियों, सामाजिक कुरीतियों, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह का अनुपम उदाहरण है। उस उपन्यास को पढ़िए तो बार बार पढ़िएगा, बार बार आंख से आंसू गिरेंगे। सोचिएगा
ऐसा भी तकलीफ होता था। हाँ, ऐसी भी तकलीफ होती। खूब खुश रहो सुप्रिया, तुम्हारा आ रहा है कैप्शन। उपन्यास का प्रारंभ बाबू उदय भानुलाल और उनकी 2 बेटियों बड़ी निर्मला और छोटी कृष्णा से होता है। निर्मला 15 साल की थी और कृष्णा 10 साल की थी। पिता ने बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से निर्मला की शादी की बात पक्की कर दी। वहां दहेज की कोई विशेष मांग नहीं थी। उदयभान लाल और पत्नी कल्याणी यानी निर्मला के माता पिता विवाह की तैयारी जोर घटाव में लगे थे। किसी बात पर दोनों पति पत्नी झगड़ पड़े। गुस्से में वकील उदय भानु जी घर से निकले और पुराना मुजरिम मतई ने पुरानी शत्रुता निकालने के लिए उनकी लाठी से पीटकर हत्या कर दी। निर्मला के पिता की हत्या हो गई। अब रह गई माँ कल्याणी। कल्याणी और पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जहाँ विवाह तय था वहाँ लड़के के पिता पूरा घाघ थे। निर्मला को अमंगली कह विवाह से इनकार कर दिया। लड़का भी लालची निकला। पितृहीन कन्या से कौन ब्याह करे? दान दहेज कहाँ से मिलेगा? स्वागत सत्कार कैसे होगा? कल्याणी गरीब विधवा, दहेज कहाँ से दे? इसी विसंगति में निर्मला का विवाह अधेड़ उम्र के वकील मुंशी तोताराम से कर दी गई। वहां दहेज की मांग नहीं थी। कैसे होती? 3 पुत्रों के पिता थे तोताराम और उम्र में इसके दोगुने थे, 40 के भी पार थे। वे मितव्ययी थे, लेकिन फिर भी अपने से आधे उम्र से भी कम पत्नी के लिए खाने पीने की चीजें लाते, घुमाने ले जाते। लेकिन निर्मला को पिता के उम्र के पति से जरा भी प्रेम न था। जब पति को देखती तो उसको अपने पिता याद आते। तोताराम ने उन्हें बहलाने के अनेक प्रयास किए। निर्मला के कहने पर अपनी विधवा बहन रुक्मिणी का अपमान किया। तीनों बेटों को डांटा फटकारा। तोताराम का बड़ा बेटा मनसाराम निर्मला का समवयस्क था। निर्मला का पवित्र प्रेम मनसाराम से घुलना मिलना तोताराम को जहर लगने लगा। बेमेल विवाह का एक दोष यह भी है, वे अपनी पत्नी की पवित्रता और अपने ही पुत्र के निश्चलता पर संदेह करने लगे। परिणाम किशोर बालक पिता की शंका से दुखी, जीवन से निराश हो जान देने पर उतारू हो गया। अंत में मनसाराम असामयिक काल के गाल में समा गया। निर्मला चित्कार कर उठी। मनसाराम को अपनी निष्कलंकता का प्रमाण अपनी जान देकर करना पड़ा और हतभाग्या निर्मला उसकी परीक्षा का अंत हो गया। जियाराम दोनों बेटे भी इस बेमेल विवाह, शंका, विसंगति, संदेह के भेंट चढ़ गए। तोताराम सबसे विरक्त हो घर से भाग गए। जो तोताराम, जो इनके निर्मला के पति थे, वो भाग गए क्योंकि सारी गलती उन्हीं की थी। वही शंका, संदेह, कलह करके पत्नी को, बेटे को मन ऐसा कर दिया कि बेटा तो जान ही दे दिया। पत्नी भी तो उनकी नहीं रहे, माने उनसे विरक्ति थी। और दो छोटे बेटे थे, वो भी एक भाग गया, एक जेल चला गया। बहुत लंबी, इसको पढ़िएगा आप लोग। तो अब निर्मला तो बीमार पड़ गई। निर्मला को भी एक छोटी बेटी थी। तो निर्मला अपने अंतिम समय में तोताराम की विधवा बहन रुक्मिणी को अपनी नन्ही बच्ची को गोद में दे जो कहती है, वह पूरे उपन्यास का निचोड़ है। उसको ध्यान से सुनिएगा। पितृहीन निर्मला दहेज के अभाव में अपने दोगुने उम्र के आदमी से ब्याह दी गई है थी, जो 3 पुत्रों का पिता था। बड़े बेटे से समवयस्का होने के नाते बढ़ती आत्मीयता पर शंका संदेह करते अधेड़ तोताराम, दोनों छोटे मातृहीन बेटे भी इस विसंगति, कुरीति, उचित देखभाल के अभाव में तितर बितर हो गए। हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। निर्मला कहती है, अपनी ननद से कहती है, दीदी जी अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फायदा न करेगी। आप मेरी चिंता न करें, बच्ची को आपके पास छोड़े जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मरिएगा। इतनी ही आपसे मेरी विनय है। निर्मला ने फिर कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी, कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कहीं मन में भी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वो तो हो ही चुका।
अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती। पूर्व जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होगी। निर्मला का प्राण पखेरु उड़ गया, दाह संस्कार कौन करेगा। ये हुई। ठीक उसी समय जो है सो आ गए तोताराम, आ करके वृद्ध तोताराम, उन्होंने अग्नि दिया, लेकिन कितना स्पर्शी है। हमारे पास पैसा नहीं है अगर, तो हमारी बेटी की शादी नहीं होगी, बिना दहेज की नहीं होगी। और विसंगति हुई, बेमेल विवाह। इन विसंगतियों पर उन्होंने बहुत कुठाराघात किया था प्रेमचंद ने। यही ये कहानी का था। मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ देती हूँ अपने इससे। मेरा ये शोध प्रबंध भी है, इस पर मैंने लिखा है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। निर्मला उपन्यास का प्रकाशन सन 1926 में चांद में धारावाहिक रूप में हुआ, किंतु पुस्तकाकार रूप में इसका प्रकाशन जनवरी 1927 ईस्वी में ही हुआ। यह प्रेमचंद का अत्यंत लोकप्रिय सामाजिक उपन्यास है। इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के दुष्परिणामों पर विस्तार पूर्वक विचार हुआ है। सामाजिक समस्याओं का दिग्दर्शन स्वस्थ यथार्थवादी शैली में मिलता है। प्रेमचंद ने उपन्यास के अंत में तो किसी आश्रम की स्थापना की है और न कोई अन्य कृत्रिम समाधान किया है। उन्होंने सामाजिक असंगतियों का गहरा विश्लेषण करके छोड़ दिया है। यही कारण है कि यह रचना अधिक कलात्मक एवं वर्ष से बन पड़ी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उपन्यास पढ़ के सब भावुक हो गए और इतने खूबसूरती इस पर बना हुआ था, ये टेलीफिल्म भी एक आया था, धारावाहिक भी आया था बड़ा, जो बहुत अच्छा सुंदर। हाँ नहीं बनाए, मैंने उतने अच्छे तरीके से नहीं चित्रित हुआ। आप लोग पढ़िएगा, बहुत जरूरी बहुत है। सुंदर आंटी आपने बताया, बहुत अच्छी। मेरी मम्मी प्रोफेसर है, चूंकि इसलिए बार बार बोल रहे हैं आप लोग पढ़िएगा, आप लोग पढ़िएगा। नहीं उन्होंने जिस ढंग से सुनाया, हमें लगा जैसे हम कॉलेज के बेंच पर बैठे हैं और सामने हमारी गुरु जी हैं। और इसी के साथ हमारी टीम पूरी जुड़ी हुई है। सुप्रिया जी जुड़ी हुई है, वो बोल रही क्या बात है आंटी, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। बहुत बहुत खुश रहो बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के इसको तुम ही लोगों को बढ़ाना है। आज की बात कहूँ, आज किसी मंच पर एक कहानी मांगी गई, मैंने दे दी। अब उस पर क्या लिखा जा रहा है कि हम लोग की औकात नहीं है कि आपकी कहानी पर टिप्पणी करें। बिल्कुल, मैं भी यही बोलना चाह रही हूँ कि आपकी उपस्थिति से हमारा मंच गौरवान्वित हुआ है, क्योंकि प्रेमचंद में इन्होंने पीएचडी की हुई है, तो उनके जो नॉलेज है उसके सामने तो हम कहीं कुछ नहीं। तो बिल्कुल आप लोग भी बहुत अच्छा से, जैसे उन्होंने ईदगाह का पढ़ा, तो हमने कितना हम लोगों ने पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है। उस बच्चे के सेंटिमेंट्स को देखिए, कितनी गरीबी थी उस समय, कितना क्या नहीं था, आज भी है, लेकिन आज वो फीलिंग, वो भावना नहीं है जो उस बच्चे को थी। बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। संगीता भी हमारे साथ जुड़ी है, श्री संकल भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। और मैं आगे बढ़ती हूँ। मुंशी जी ने 7 साल की उम्र में लम्ही में स्थित एक मदरसे से अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की थी। मुंशी जी को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। उन्होंने छोटी सी उम्र में फारसी भाषा में लिखित तिलस्म-ए-होशरुबा किताब पढ़ ली थी। इसी दौरान मुंशी जी को किताबों की दुकान पर नौकरी भी मिल गई। किताबों की बिक्री के साथ साथ मुंशी जी को वहाँ ढेर सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला। वहीं पर मुंशी जी एक मिशनरी स्कूल से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने जॉर्ज रेनॉल्ड के द्वारा लिखी मशहूर किताब द मिस्ट्री ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन का 8वां संस्करण पढ़ा, जिससे वो बहुत प्रभावित हुए। 1910 में मुंशी जी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास विषय से स्नातक किया, जिसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। हालांकि 1921 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का आह्वान करने के साथ ही मुंशी जी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह साहित्य काल में जुट गए। अब मैं मंच पर बुलाने जा रही हूँ आदरणीय पद्मा सिंह जी का, जो जयपुर से हैं। ये दोहा कतर में कल्चरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं।
ब्रिटिश काउंसिल में भी काम कर चुकी हैं, समाज सेवा के लिए कार्यरत हैं, समय समय पर मानवता से संबंधित नेक कार्य करते रहती हैं, साथ ही एक उम्दा लेखिका हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी बूढ़ी काकी के मुख्य तथ्य पर मुख्य तथ्य हमें बताने जा रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पद्मा जी। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या जी। सर्वप्रथम तो माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, और आज की इस खूबसूरत सी शाम पर मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मेरा उनको प्यार भरा नमस्कार। और मुंशी प्रेमचंद की आज की इस पुण्य तिथि पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। जी हाँ, कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जो थे पुण्यतिथि नहीं है, पुण्यतिथि नहीं है, जयंती है। जयंती सॉरी जयंती। हाँ, मुंशी प्रेमचंद की जो पावन जयंती है उस पर उपस्थित आप सभी को आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि बहुत बड़े उपन्यासकार थे और जो उपन्यास लिखते थे उनके सम्राट थे। जी हाँ, बिल्कुल। और उनकी जो हर कहानियां होती थी, कविताएं होती थी, और जो भी वो उपन्यास हम जो पढ़ते थे उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज होता था, सभी लोगों के लिए एक संदेश देते थे, ताकि और वो जो हमारी रेगुलर जो लाइफ है उसमें कई बार देखने को मिलता था, और आज भी हमें उनसे कुछ सीख मिलती है और हमारी डेली लाइफ में कई बार वो चीजें देखने को मिलती हैं। तो उसी से ही संबंधित मेरी आज की जो कहानी का मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगी, जिसका नाम है बूढ़ी काकी। तो वह बहुत प्राचीन समय में एक बूढ़ी काकी रहा करती थी। तो उनका क्या था, पति के स्वर्गवास के बाद उनका एक बेटा था जो कि काफी लंबी बीमारी के बाद कुछ दिनों के चलते वो भी उसका भी स्वर्गवास हो गया, और बूढ़ी काकी जो थी वो बेचारी अकेली ही रह गई थी। तो उनके दिमाग में ये आया कि भाई मैं अकेली हूँ और कैसे मैं करूंगी। तो उन्होंने जितनी भी उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी और सब कुछ था, जो वो उन्होंने अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दिया था। और बुद्धिराम अपनी पत्नी प्रेमा और बेटा तुकाराम और बेटी लाडली के साथ रहता था। तो जब प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी जो बूढ़ी काकी ने जो अपनी संपत्ति जब उनके नाम करी थी, तब उन्होंने बड़े अच्छे उनसे वो किए थे कि भाई प्रॉमिस किया था, क्या बोला था कि भाई मैं बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखूंगा, आपकी वो सब पूरी करूंगा, और आपका मैं ही हूँ, मैं ही आपका। तो वक्त के साथ साथ सब कुछ ऐसा नहीं रहा, बदलता चला गया। थोड़े दिन तो प्रेमा और उसका बुद्धिराम ने अपनी काकी की बहुत अच्छी सेवा करी, उनको खाने को पूछते थे, पीने को पूछते थे, और उनका हमेशा ख्याल रखते थे, उनकी तबीयत के बारे में सोचते थे, और हमेशा उनके पास रहा करते थे। पर ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चला। कुछ दिनों बाद फिर थोड़ा वक्त के रहते उनका भी दिमाग कैसा हुआ, जो उन्होंने बूढ़ी काकी को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया, और ना ही उन्हें खाने को देते, ना ही पीने को देते। और उनकी एक जो बेटी थी लाडली, वो अपनी जो बूढ़ी काकी थी वो दादी से बहुत प्रेम करती थी। तो जब खाना नहीं दिया जाता था, उनको नाश्ते के टाइम पे नहीं पूछा जाता था, तो वो बेचारी छुपा के वो लाडली और काकी के लिए हमेशा लाया करती थी कि काकी ये लो, आप खा लो, और उसके बाद माँ आपको खाना देगी, मैं माँ से खाना लेके आऊंगी। और जब भी उसके पेट में भूख लगती, वो बेचारी जाती, बोलती प्रेमा बहू मुझे खाना दे दो। लेकिन वो हमेशा यही कह के कि तुम्हारे पेट में तो पता नहीं क्या है, तुम तो दिन भर खाती हो, मेरे से इतना नहीं होता, मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती, अभी बनेगा परिवार के लिए बनाऊंगी तब तुम्हें डाल दूंगी। बेचारी बूढ़ी काकी उस अंधेरी कुटिया में पड़ी होती, और ये लाडली उनका थोड़ा जितना हो सकता था बेचारी ध्यान रखती थी। एक दिन बूढ़ी काकी सोई हुई थी, और तभी ना शाम के टाइम पे शहनाई बजने की आवाज आई। अच्छा, होना क्या था कि उस दिन बुद्धिराम का जो बेटा तुकाराम था उसका तिलक था। शहनाइयां बज रही थी, मेहमान आ रहे थे, जा रहे थे, और बूढ़ी काकी को दिल में बड़ा लग रहा था कि मेरे पोते का आज कुछ तो है, मैं जाऊं। गीत गाए जा रहे थे, शहनाई बज रही थी, बार बार उठ के उसका दिल जो था वो कचोटे मार रहा था कि ना मैं पोते के लिए कुछ करूं, मैं जाऊं, मैं अच्छे अच्छे गीत गाऊं, मैं अपने अपने हाथों से उसको आशीर्वाद दूं। बट ऐसा नहीं हुआ। जितने बार भी वो जाती है, झांकती है, और वापस उसको डांट के भगा दिया जाता कि मेहमान आए हुए हैं, उसके बाद तुम आना। ऐसे करते करते फिर ना वो कढ़ावे खाना बनने लगा, खाने हलवाई आए, कढ़ावे चढ़े, पूड़ियां बन रही, हलवा बन रहा, और इसकी खुशबू जो थी वो बूढ़ी काकी के कमरे तक जाती। बूढ़ी काकी के कमरे से जाती और बूढ़ी काकी बहुत परेशान हो जाती, और वो कहती कि कितनी लाल लाल पूड़ियां बन रही होंगी, लड्डू, काश मुझे ये खाने को मिलती, मेरे पेट में तो आग लग रही है। बेचारी उसने कहा कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, चलो मैं चल के देख लेती हूँ। मैं
जाके वहां कढ़ावे में वो सब बनते हुए देखूंगी तो मेरी मन तृप्त हो जाएगा और मेरी भूख भी शांत हो जाएगी। तो बेचारी कोने में जाके वो हम उसको देखती है और बार बार ये बोलती कि काश मुझे ये खाने को मिल जाए, काश मुझे, क्योंकि वो लाचार थी। लाचार ये थी कि बिना सोचे समझे उसने सब कुछ अपना अपने भतीजे के नाम कर दिया था। अब वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो उसकी वो बहू आती और देखती कि अरे खड़ी है, तो उसको ले जाके खींच के उसने कमरे में डाल दिया कि तुम इधर क्यों खड़ी, मेहमान आए, जब मेहमानों को खाना लगेगा उसके बाद घर वाले बैठेंगे तब तुम्हें बुला लेंगे। बेचारी बूढ़ी काकी फिर वो उसमें जाती, अपने अंधेरी कुटिया में पड़ी रहती, पड़े पड़े सोचती रहती, फिर कुछ पढ़ती, कुछ लिखती, कुछ गाती, कुछ गुनगुनाती पोते के लिए, क्योंकि प्यार तो था ही पोते के लिए। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद उसकी वो पोती आती और बोलती, दादी कोई बात नहीं है, अभी सबको खाना लगेगा तो फिर आपको भी दूंगी और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ। ऐसे करते करते सुबह के 4 बज गए। सारे मेहमानों ने खाना खा लिया, जो भी बाहर से लोग आए थे उन्होंने खा लिया, घर वालों ने खाना खा लिया, बैंड बाजों ने खाना खा लिया। सब खा खू के अपने घर चले गए और सुबह के 4 बज गए। बूढ़ी काकी इधर उधर 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 करवटें बदलती रही कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया और मेरे पोते का तिलक था, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मुझे खाने को, चलो खाने का तो ठीक है, लेकिन मैं अपने पोते को पकड़ के प्यार करती, मुझे अच्छा लगता, मैं उसको देखती, उसको दुआएं देती, अगर इतना भी मुझे अधिकार नहीं दिया किसी ने। तो बेचारी वो आके चुपचाप बैठ जाती। तभी सुबह के 5 बजे उनकी वो लाडली पोती थी वो आई और उसने जो उसको खाना मिला हुआ था वो एक पैकेट उसने छुपा के रख रखा था। वो पैकेट को लिया उसने और बूढ़ी काकी माँ बाप से और अपने पूरे घर वालों से वो छुपती छुपाती उस कोठरी में पहुंची। कोठरी में जाने के बाद उसने बूढ़ी काकी को दिया कि काकी काकी उठो और ये खा लो। तो काकी को उस दिन इतना, मतलब इतना दिमाग से लगा कि काश मैं ये सारी धन और दौलत जो भी था मेरे पास, जो भी संपत्ति थी, मैं इस बेटी के नाम कर देती तो कम से कम मुझे 2 रोटी का सहारा तो होता और ये लड़की मेरा ख्याल रखती। उस दिन उसको इतना पछतावा हुआ, फिर भी बेचारी उसने फटाफट वो खाया। उसके बाद बोली, बेटी मुझे और भूख लग रही है। तो उसने बोला, नहीं मैंने तो आप एक ही पैकेट रखा था, अभी मेरे पास दूसरा पैकेट नहीं है, मैं क्या करूं। तो बोले कि अच्छा ऐसा कर कि जहाँ पे लोगों ने खाना खा के जो पत्तलें फेंकी हैं तू मुझे वहां पर ले चल। तो बोली, बूढ़े काकी आप वहां पे क्या करोगे। बोले कि नहीं मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो अपनी वो पोती के सहारे हाथ पकड़ के आई और जहाँ पे लोगों ने अपनी जूठी पत्तलें डाल रखी थी वहां पे पहुंची और उसने उस पत्तलों में से जो पूड़ी के टुकड़े, लड्डू के जो भी खाना बचा हुआ था, वो बेचारी बहुत असहाय बेबस होकर और वो उठा उठाकर बड़े शौक से खाने लगी और अपने पोते को, बहू को और उसकी अपने भतीजे को, तीनों को इतनी दुआएं दे रही थी कि चलो तुम्हारा सब कुछ अच्छा हुआ, सब अच्छा हो रहा है और खा खा के तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, लोगों ने वो किया, मेहमानों ने खाया और वो दुआएं देती जा रही है। उसके बाद ये खा रही थी, तभी सुबह के 7 बज गए। सुबह के 7 बजे बुद्धिराम और उसकी पत्नी प्रेमा दोनों बाहर निकले कि लाडली किधर गई है, वो दिख नहीं रही है। तो उन्होंने उसको घूमते घूमते देखा तो देखा लाडली जो थी वो जूठी पत्तलों का जो ढेर था उसके पास खड़ी हुई थी और वो जो बूढ़ी काकी थी वो बैठी हुई वो उसमें से जूठन खा रही थी। तभी उसको, उसके भतीजे को और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और बहुत ही मतलब बेसहाय और ऐसे असहीन होके सोचने लगे, मैंने ये क्या कर दिया। जिसकी सारी दौलत, जिसकी सारी संपत्ति आज वो दाने दाने के लिए मोहताज है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो साल के 200 रुपए जो मिलते थे उसकी संपत्ति से, उसी से इनका गुजारा चलता था। बोले आज जो हमारा घर चल रहा है, जो कुछ है, जो 200 रुपए इनके आते हैं, उसी से हम खा पी रहे हैं, हम रह रहे हैं और आज वो बेचारी जिससे हमारा पेट पल रहा है, जिससे हमारा घर पल रहा है, आज वो एक एक दाने के लिए बेबस है। तो ये सब देख के वो तीनों के तीनों वहीं थमे के थमे रह गए और उनका दिल अंदर से इतना, उन्होंने दादी को गले से लगाया और बोले कि दादी जो कुछ हुआ वो हमें माफ कर दो ना, नेक्स्ट आगे से हम आपका ध्यान रखेंगे, आपको सोचेंगे। तो मेरा ये कहने, तो इसमें जो पूरी कहानी का जो सारांश है उसमें से हमें एक शिक्षा मिलती है कि जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी मतलब वो बड़ा सोच समझ के और काफी कुछ करके करना चाहिए। जल्दबाजी में कई ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कि आगे चलकर ही हानिकारक हो जाते हैं। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए संदेश होता ही होता है और वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमा जी, बहुत बखूबी से आपने कहानी Thank you. घरों में भी
बहुत और अच्छा। ये प्रेमचंद ने जिंदगी के हर रोग को अपने कलम से उकेरा है। यस। ईदगाह में उन्होंने बचपन का किया, निर्मला में उन्होंने एक गरीब लड़की का चित्रण किया, और जो आप ये बताइए बूढ़ी काकी, से एक बूढ़ी असहाय औरत का चित्रण किया। बहुत, और आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद के अंदर लिखने का हुनर बचपन से ही था। उन्होंने अपनी पहली कहानी गोरखपुर में ही लिखी थी। यह कहानी एक पढ़े-लिखे नौजवान और एक पिछड़े वर्ग की से ताल्लुक रखने वाली महिला की प्रेम कहानी थी। दरअसल 15-16 साल तक की जिस उम्र में आम बच्चे दुनिया से रूबरू होने की कला सीखना शुरू करते हैं, उसी उम्र तक मुंशी जी जिंदगी की कई हकीकतों से वाकिफ हो चुके थे। रामविलास शर्मा जी की युवा में सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडित पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। जब उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो एक बाल विधवा थी। वे एक सुशिक्षित महिला थी, जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी श्रीवास्तव। शायद यही कारण था कि उनकी परिपक्वता उनके साहित्य में झलकती है। मुंशी जी ने देवस्थान रहस्य शीर्षक नाम से अपना पहला उपन्यास लिखा, जिसे उन्होंने नवाब राय के नाम से प्रकाशित कराया, जिसे हम्म, साल 1909 में इंस्पेक्टर के पद से तैनात मुंशी जी का जब तबादला कानपुर हो गया, तो उनकी मुलाकात उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम से हुई, जिसके बाद ज़माना के हर संस्करण में मुंशी जी के द्वारा लिखी अनगिनत कहानियाँ और विचार छपने लगे। इन विचारों में राजनीतिक टिप्पणियों से लेकर तंज, रोचक कहानियाँ सहित कई मनोरंजन की लेखनियाँ शामिल होती थीं। इसी दौरान पहली बार ब्रिटिश हुकूमत की नज़र मुंशी जी के द्वारा लिखी गई कहानी शौज-ए-बदन पर पड़ी। ब्रिटिश सरकार ने मुंशी जी की इस किताब पर बैन लगा दिया, और इसी के साथ मुंशी जी के घर की तलाशी के दौरान 500 कॉपियां भी जला दी गई। इतने बड़े हादसे और मुंशी जी से ब्रिटिश हुकूमत की नाराजगी के बाद ज़माना पत्रिका के संपादक दया नारायण जी ने ज़माना के सभी संस्करणों से मुंशी जी का नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद रख दिया, और तब से मुंशी जी साहित्य की दुनिया में प्रेमचंद के नाम से प्रख्यात हो गए। हमारे साथ हमारी संस्थापिका मोनी विजय भी जुड़ गई हैं, और हर कथा के साथ उनके कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोनी जी। इसी के साथ सुनीता सरन जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर सुनीता सरन शास्त्रीय गायन एवं क्षेत्रीय लोक संगीत में पीएचडी हैं। आकाशवाणी रीवा में लगातार 28 वर्षों से आकस्मिक उद्घोषक, कंपेयरर, ए ग्रेड ड्रामा आर्टिस्ट, लोक संगीत आर्टिस्ट, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन टीवी धारावाहिक एवं शॉर्ट मूवी आर्टिस्ट। हाल में ही दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए अंडर 10 में नामांकित मूवी घोड़े पे होके सवार में सहायक चरित्र अभिनेत्री के रूप में मां की भूमिका। वर्तमान में आकाशवाणी भोपाल में बतौर ड्रामा लोक संगीत एवं आकाशवाणी उद्घोषक के रूप में कार्यरत हैं। ये प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी कफन पर अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय डॉक्टर सुनीता सरन जी। सभी को नमस्कार, और सभी को मैं कहना चाहूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम में जिस को आधार बनाया गया है, यानी हमारे कालजयी
साहित्यकार, लेखक मुंशी प्रेमचंद जी, उनको शत शत नमन करते हुए कार्यक्रम में मैं प्रणाम करूंगी उर्मिला आंटी जी को, जो कहना चाहिए कि आज डिक्शनरी है, शब्दकोश है इस कार्यक्रम की। और आप सभी बहनों का हृदय से आभार, साथ ही ऐश्वर्या जी का और मोनी विजय जी का हृदय से आभार करना चाहूंगी, क्योंकि उनके कारण ही इस मंच से जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और क्षमा चाहूंगी इस बात के लिए कि मैं बीच बीच में कमेंट्स नहीं कर पा रही हूँ, बीच में मैसेज नहीं लिख पा रही हूँ, क्योंकि इतनी तन्मयता से कार्यक्रम को सुन रही हूँ। पद्मा जी ने अभी कहानी पढ़ी, नीलिमा जी थी, उन्होंने कहानी पढ़ी, और आंटी ने कहानी पढ़ी। तो आप सबकी कहानी को सुनते हुए इतनी भाव विभोर हो गई हूँ कि सबके लिए कमेंट्स करूंगी बाद में। अभी बता रही हूँ कि वाकई आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से, भावपूर्ण ढंग से कहानी पढ़ी। और ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुंशी प्रेमचंद जी की सभी कहानियां भावनात्मक हैं और मार्मिक हैं। उसको पढ़ना, उनसे जुड़ना अपने आप में आपको दिल से, हृदय से आप उससे जुड़ते हैं, और शायद ही उनकी कोई कहानी हो जिसको पढ़ के और आंखों में नमी ना आ जाए, आंसू ना आ जाए। तो मैंने जो कहानी ली है वो है कफन। और आंटी से पहले मैं क्षमा मांग लूंगी कि यदि कुछ भी गलती हो तो क्षमा चाहूंगी। जहां तक मेरा ज्ञान कहता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि कफन उनकी शायद अंतिम कहानी है, और उनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, जो पूर्ण नहीं हो पाया था। उसी दौरान वो गुजर गए थे, और उनकी जो गोदान उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। तो ये अंतिम कहानी है जो कफन। ये मैंने इसलिए लिया कि चिमटा जो कहानी थी वो भी ले लिया था किसी ने, बड़ी बेटी, बड़े घर की बेटी भी ले ली थी। मुझे ध्यान आया कि कफन ले लेती हूँ। कफन भी बहुत ही मार्मिक, और समाज जो उस समय था, यानी मुंशी जी का काल जो है 1906 से लेकर 1936 तक का माना जाता है, वो मुंशी प्रेमचंद जी का काल है साहित्य के क्षेत्र में। तो उस समय जो समाज में व्याप्त थी पूंजीपतिवाद, सामंती व्यवस्था, वो उस समय की कहानी तो है, लेकिन आज के संदर्भ में भी इस कहानी को यदि हम देखें तो आज भी ये इसका जो चरित्र चित्रण उन्होंने किया है वो आज भी व्याप्त है। इसमें 3 पात्र हैं इस कहानी में, एक है बुधिया, एक है माधव, और एक है मुख्य पात्र तो इसकी है बुधिया और घीसू। घीसू, माधव और बुधिया। बुधिया जो है वो मूक पात्र है पूरी कहानी के अंदर, लेकिन मूक होने के बावजूद भी बुधिया स्त्री रूप में ऐसी चरित्र को गढ़ती है कि कहीं भी उसका मूक होना पूरी कहानी में कहीं भी खलता नहीं है। और घीसू और माधव जो हैं वो मैं संक्षेप में इस कहानी को कहूंगी, क्योंकि आप सभी ने ये अपने शिक्षा के समय जरूर इस कहानी को पढ़ा होगा। संक्षेप में कहानी ये है कि घीसू पिता है, माधव उसका बेटा है। दोनों बहुत ही आलसी, बहुत ही लालची और कामचोर। ये इनके चरित्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कामचोर हैं, लालची हैं, और कहना चाहिए कि मतलब इनके अंदर भावना नहीं है। बुधिया जो है वो इसकी माधव की पत्नी है, और साल भर पहले ही वो ब्याह के आई है। और ये दोनों इतने कामचोर हैं कि ये काम करने नहीं जाते। खासकर घीसू यदि 3 दिन काम करता है तो 3 दिन घर में वो आराम करता है। और ये जो समस्या है ये आज भी है। मैंने देखा है अपने आसपास जो हमारे घर में काम करते हैं या खेतों में काम करते हैं जो मजदूर, वो वाकई में यदि 2-3 दिन आपके घर में किसी काम को करने आते हैं, 3 दिन वो छुट्टी ले लेते हैं। जब उनसे कहा जाए कि भाई क्यों नहीं आए, अरे वो 3 दिन का काम हो गया, और उनको यदि आपने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है तो वो वाकई हफ्तों तक आपके यहाँ नहीं आती। तो ये समस्या तो आज भी बनी हुई है। ये कहानी इस ओर भी इशारा करती है। तो ये बुधिया है और घीसू हैं, ये पति पत्नी है, ससुर और बहू हैं। और माधव जो है वो बुधिया का पति है। चूंकि बुधिया साल भर पहले ब्याह के आई है तो वो इन दोनों को झेल रही है, इसलिए क्योंकि वो कर्मठ है। वो जाती है घरों में इनके, चूंकि ये लोग काम नहीं करते, घर में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि घर में मतलब चीथड़ों से इनका तन ढकता है। घर में 2-4 बर्तन हैं पड़े हुए हैं, गंदगी का अंबार है। बुधिया जो है वो जाती है इनके लिए, कहीं आटा पीसने का काम करती है, कहीं खेत में चारा छील के, और जो भी पैसे उसको मिलते हैं, या एक सेर
आटा मिलता है उनसे ला के वो रोटी बनाती है और इनका पेट भरती है। और ये जब जान जाते हैं कि घर में अब बिल्कुल भी कुछ नहीं है, एक भी दाना नहीं है, तो ये घीसू जो हैं वो जाते हैं, लकड़ियां चुन लेते हैं और माधव उनको बाजार में बेच देता है, और जो भी पैसा आता है उस थोड़ा बहुत उससे ये 2-3 दिन अपना काम चला लेते हैं। एक आदत इनमें और है, वो है चोरी की आदत। तो ये चूंकि काम नहीं करना चाहते, काम चोर हैं, और भूख क्षुधा जो है वो बहुत कुछ करा लेती है इंसान से। तो ये क्या करते हैं, चोरी करते हैं। चोरी में ये लोगों के खेतों से मटर और आलू उखाड़ के ले आते हैं, गन्ना ले आते हैं चुपचाप चोरी करके 2-4, और रात को उसको चूसते हैं। और कहानी जहाँ शुरू हो रही है, जो बुधिया है वो प्रसव पीड़ा से परेशान है, यानी वो गर्भ है उसको, और वो बच्चे को जन्म देने वाली है। बच्चे को जन्म देते समय कराह रही है, पीड़ा से बेकल है, लेकिन एक घीसू और माधव जो है वो आलू जो वो कहीं से चुरा कर लाए हैं उसको आग जलाकर उसको भून रहे हैं, खा रहे हैं, और अपनी पत्नी की ओर बिल्कुल भी उनका भावनात्मक लगाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। उसकी पीड़ा, उसकी दर्द, उसकी छटपटाहट, उनके अंदर कोई मतलब कहना चाहिए कि संवेदनाएं नहीं है कि वो ये सोच सकें कि हाँ, पत्नी है जो हमारे लिए इतना करती थी, आज वो पीड़ा से छटपटा रही है। पर उनका ध्यान है अपनी भूख को शांत करने का। तो वो, और भूख भी ऐसी प्रभावी है कि जिसमें बेटा जो है वो पिता से चाह रहा है कि पिता अंदर जाके देखे कि उसकी हालत कैसी है। पिता चाह रहा है बेटे से कि वो अंदर जाके देखे कि बुधिया की हालत कैसी है, लेकिन दोनों नहीं जा रहे हैं। कारण ये है कि पिता सोचता है कि यदि मैं चला गया तो ये हमारा जो आलू भुना हुआ है ये उसका ज्यादा हिस्सा खा लेगा, और बेटा सोचता है कि यदि मैं चला गया तो पिताजी खा लेंगे। तो भूख की पराकाष्ठा जिसको कहना चाहिए वो है इसमें। रात भर बुधिया तड़पती है, और सुबह क्या होता है कि जब ये लोग अपने, इनका पेट भर जाता है, ये तान के सो जाते हैं। कमरे में जब अंदर जाते हैं देखते हैं कि बुधिया की मृत्यु हो चुकी है, मर चुकी है वो। और यहाँ का जो मुंशी प्रेमचंद जी ने विवरण दिया है अपनी कहानी में, वो ये है कि बुधिया के मुंह पर मक्खियां भिन भिना रही हैं, धूल से उसकी देह जो है वो लपटी हुई है, और उसके रात भर के छटपटाने का जो दृश्य है वो चित्रित हो जाता है बिल्कुल, कि वो रात भर प्रसव वेदना, जो कहना चाहिए कि एक स्त्री के जीवन में प्रसव वेदना सबसे ज्यादा कोई दर्द है तो वो है, क्योंकि उस समय स्त्री का दूसरा जन्म माना जाता है। तो वो जो वेदना है उसको कहानी पढ़ते साथ ही जो हर हमारे ख्याल से, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग महिला हो या बच्ची ही हो, मुझे लगता है कि इस कहानी को पढ़ के प्रसव वेदना की जो वाकई में आंतरिक पीड़ा है उसको अपने आप मन में वो चीज आ जाती है, क्या ये वाकई पीड़ा ऐसी होती है। और ये दोनों उसको नहीं देखते हैं। सुबह जब देख लेते हैं कि हाँ ये मर गई, तो अब इनके दिमाग में आता है कि अब तो इसका अंतिम संस्कार करना होगा। जाके बाहर जोर जोर से चिल्ला के रोने लगते हैं। पास पड़ोस वाले आ जाते हैं, जिस तरह के पास पड़ोस वालों का दायित्व होता है वो आते हैं, कुछ इनको ढाढ़स बंधाते हैं, कुछ अंदर जाते हैं। बुधिया से उनको थोड़ा सा लगाव होता है, वो कहते हैं बेचारी बताओ, आई थी, ब्याह के साल भर भी उसने अच्छे से मतलब जीवन नहीं जिया, और इन दोनों को ही देखती रह गई, और बताओ इस तरह से इतनी पीड़ा सहते हुए वो चली गई। ये इनके दिमाग में क्या आता है कि अब इसके कफन का हमको इंतजाम करना है। तो ये पहुंचते हैं जमींदार के यहाँ। जमींदार जो है वो इनसे इतना खफा, इतना नाराज रहता है, क्योंकि ये दोनों कामचोर होते हैं। तो ये जब पहुंचता है घीसू, तो बोलता है कि मालिक ऐसा ऐसा हो गया। मालिक बोलते हैं कि क्यों रे, तुझको इतनी बार मैंने बुलाया काम के लिए, तू काम के लिए नहीं आता, आज तो पैसा मांगने आ गया। अब मालिक इनकी तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि वो उसको ये नफरत होती है कि ये खाली पैसे मांग के ले जाते हैं, काम चोर हैं कि हमारे यहाँ काम आके करते नहीं है। कुछ सामंती व्यवस्था, कुछ पूंजीवादी व्यवस्था की ओर भी इस ओर इशारा किया गया है कि अब घीसू बोलते हैं कि क्या करे मालिक, झूठ, साफ सफेद झूठ, कि बहू के उसमें लगे रह गए, बहू के उसमें सारा हमारा जो रुपया पैसा था वो उसकी दवा दारू में खर्च हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, और वो जिंदा भी नहीं रही, छोड़ के चली गई हम लोगों को। तो मालिक को ये लगता है कि चलो क्योंकि मरने का काम है तो इनको कुछ दे दिया जाए। तो मालिक उसको 2 रुपए दे देते हैं। अब वो 2 रुपए बाहर लेके आता है, तो माधव कहता है कि चलो चलो ये 2 रुपए तो मिल गए हैं, हमें कुछ और भी लोग जो है ना वो पास पड़ोस के लोगों से भी हमें कुछ मिल जाएगा। लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और वो जो उनका नाटक होता है वो
चलता है, नाटक उसके चलते लोग कोई 1 रुपए, कोई 2 रुपए करके उनके पास कुल जमा पूंजी इकट्ठी हो जाती है 5 रुपए। अब निकलते हैं बाजार में कि कफन खरीद लिया जाए। अब उनके दिमाग में ये भी आता है कि कफन, आपस में दोनों चर्चा करते हैं और इस बीच जब वो आलू भून के खा रहे होते हैं, तो उसके पिता को चूंकि खा रहे हैं, बुधिया से कोई उनको लगाव नहीं है, बुधिया की पीड़ा का उनका कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो ससुर जो है वो एक ज़माने की अपनी कहानी सुना रहा है अपने बेटे को कि एक ज़माना था जब हम एक उस भोज में गए थे, उस भोज में क्या खाना था, क्या पूड़ी थी, क्या सब्जी थी, क्या रायता था और वो जो खिलाने वाले थे वो भी बड़े मतलब कहना चाहिए कि खुले दिल के थे और उन्होंने हम लोगों को बहुत ही प्रेम से खाना खिलाया। क्या दिन थे! इस तरह से वो एक चित्रित करता है समय को कि उस समय उसने वो भोज कैसे खाया था। अब उस भोज के लिए लालच उत्पन्न हुआ बुद्धि उसके मन में, माधव के मन में कि पिताजी ने तो ये भोज खाया है, पूड़ी खाई है, इतनी स्वादिष्ट सब्जी खाई, पर हमने तो खाया नहीं है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि कफन खरीदने जाना है। दोनों एक दूसरे को अ, व्यंग है, ये बहुत करारा व्यंग है कि दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्टली कहना चाहिए कि ये इशारा कर रहे हैं कि कफन से क्या होगा? अरे जल ही तो जाएगा, कौन उसके साथ साथ जाएगा ऊपर? अब वो इसी तरह विचार विमर्श करते हुए एक शराब बेचने वाली मदिरा की दुकान में, मदिरालय में पहुंच जाते हैं और मदिरालय में पहुंचते हैं और उनका लालच वहां जागता है कि जो पैसा उनके पास है, क्यों ना हम इससे अपना खा पी लें, क्योंकि वो तो जाने वाली तो चली गई, वो तो हमारे बीच है नहीं और हम उसको यदि कफन दे भी देते हैं तो वो किस काम आएगा उसके, वो तो बिना चिथड़ों में ही थी और चिथड़ों में ही चली गई है। उनके दिमाग में आता है, वो जाते हैं मदिरालय से अपना मदिरा लेते हैं, इसके बाद ढेर सारी पूड़ियाँ खरीदते हैं, अपने खाने का सामान खरीदते हैं जो खाया जाता है और वो भर पेट खाते हैं, पीते हैं, उनको यहाँ कफन की कोई भी चिंता नहीं रहती है, सिर्फ उनको अपनी भूख से मतलब रहता है। भूख की ओर इशारा ये भी है कि भूख इंसान की हर संवेदना को खत्म कर देती है। भूख चाहे पेट की हो, चाहे रुपए पैसे धन कमाने की हो, चाहे जो आज समाज में सबसे ज्यादा विकृति पैदा हो गई है, लड़कियों की असुरक्षा की भावना जिससे हम सबके मन में आती है कि भैया आजकल लड़कियों को हम कैसे भेजें, क्योंकि वासना वो भी एक प्रकार की भूख है। तो भूख जब इंसान के अंदर हावी होती है तो फिर उसको अच्छा बुरा उचित अनुचित का कोई भी ध्यान नहीं रहता, ना उसका दिमाग ही सो जाता। तो ये घीसू और माधव दोनों खूब छक के पीते हैं, खाते हैं और उस भोज को माधव जो हो अपने अंदर अनुभूति करता है उसकी कि अच्छा पिताजी ने जो भोज खाया था वो ऐसा था, आज हम इसको खा रहे हैं। खाते पीते बस वो बुधिया को याद करते हैं और कहते हैं अच्छा है ऊपर गई होगी, चलो उसको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत उसको उसका हम धन्यवाद करते हैं कि कम से कम उसकी वजह से जाते जाते भी हमको जो है तो इतना सारा भोज खिला गई जो हमने कभी खाया नहीं था, इतना अच्छा हमको वो दे गई, जीवन दे गई। वो उसको बुधिया को, जिस समय बुधिया जीवित थी उस समय उसका उन दोनों को कोई ख्याल नहीं था, कोई ध्यान नहीं था और जब वो चली गई तो उसके ही जो नाम पर उनके पास जो पैसे आए हैं उससे वो अपना भूख को शांत कर रहे हैं। तो ये है कफन, और कफन तो उसको मिलता नहीं। दोबारा उनके दिमाग में क्या आता है कि अब जाएंगे, समाज वाले पूछेंगे कि कफन कहाँ है, कफन, तो वो उनके दिमाग में आता है कि अब हमने तो खा लिया पी लिया, अब जिसको जिम्मेदारी समझेगा, जो भी समाज का व्यक्ति या जो भी जिम्मेदार होगा या जिसके अंदर संवेदनाएं होंगी, जिसके अंदर ये भावना होगी, वो उसका अंतिम संस्कार कर देगा। ये दिमाग में उनके आ जाता है और वो वापस फिर इसी सोच को लेके दोनों नशे में धुत ढेर हो जाते हैं, सो जाते हैं। ये है कहानी, मार्मिक कहानी है। और जब भी मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी लिखा है वो समाज को के हर वर्ग को सोचकर उन्होंने लिखा है। कहानी वाकई उस समय कहा जाए तो उस समय का समय जो था, उस समय नारी इतनी जागरूक नहीं थी, पर आज की दृष्टि से देखा जाए तो नारी जागरूक तो हो गई है, लेकिन ये समस्या जो है नारी के शोषण की वो आज भी व्याप्त है। चाहे नारी खुद अपने पैरों पर खड़ी हो, जहां वहां भी है। हाँ, जहां नारी
ने अपने लिए सोचा है और अपने आप को सशक्त बनाया है, वहां इस समस्या से कुछ मुक्ति मिली है। पर आज भी ये समस्या जो है, आज भी पुरुष और स्त्री के बीच में यदि असमानता है और स्त्री और पुरुष के बीच में ये समस्या जो है वो आज भी बनी हुई है, उसे कहीं ना कहीं समाज में आपको ये आज भी देखने को मिलेगी। ये थी मेरी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई सुनीता सरन जी। आपने बहुत 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 खूबसूरत अच्छी ढंग तरह से से सुना कहानी आपने, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरती धन्यवाद से आपको। बयां किया, बहुत ही खूबसूरत और इतनी मार्मिक कहानी। और सबके जी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, मोनी जी लगातार कमेंट कर रही हैं कि बहुत मार्मिक कहानी जी और आपके सुनाने का लहजा भी बहुत अच्छा था सुनीता। मैंने पढ़ने के बाद जो याद था मुझे, बस वो मैंने कहा हो सकता कुछ चीजें छूट गई हूँ, उर्मिला आंटी को समझ में आएंगी कि हाँ इसमें और भी बहुत, और ये इतना विस्तृत है, इतना विस्तार से इसको इतने कम समय में कह पाना शायद मुश्किल होगा। ये तो आंटी समझ रही होंगी और हमारी जितनी भी साहित्यकार बहनें जुड़ी हैं वो समझ रही हैं, क्योंकि वाकई में सभी ने संक्षेप में ही कहा है और हाँ, उस संक्षेप को हम विस्तार से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल मूल बात आनी चाहिए। दोनों जी बाप जी बेटा पढ़ले दर्जे के जी निकम्मे, जी निखट्टू, जी लालची, संवेदनहीन, जितनी बिल्कुल चीज से उनको नवाजा जाए कम है। ऐसे कम लोग है। आज भी हैं, समाज में है, तब भी थे। लेकिन चित्रित जी करने वाला प्रेमचंद जैसा कोई जी साहित्यकार नहीं बिल्कुल जिसने बिल्कुल वर्णन किया इतना अच्छी तरह से। बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ, बिल्कुल सही। चित्रित करने सुनीता भी आना चाहिए, जी भाव को सुनीता सिन्हा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और वो भी लिख रही हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया है बहुत अच्छा आपने, समय। बहुत अच्छे से बनाया। वो सब कहानी लिख बिल्कुल सामने जैसे लगा है जैसे मूवी चल रही है उस टाइप। बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। प्रेमचंद ऐश्वर्या जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी होती है आपके मंच से जुड़ के, मोनी विजय जी को भी, और आप सबसे मिलती हूँ। उर्मिला आंटी से मिलना हो जाता, मुझे तो पता नहीं था कि वो आपकी माँ है, तो इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझसे कोई गलती हो तो एज ए गुरु आप मार्गदर्शन है हम लोगों का, प्रेरणा है आप सब। अब सभी हमारे मंच से जुड़ी हमारी बहनें जो हैं एक से एक बढ़ के साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में हैं, तो आप सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है जब इस कार्यक्रम से हम जुड़ते हैं, इस मंच से हम जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। मोनी जी लिख रही हैं, वाकई कम शब्दों में कहानी को पूर्णता देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आगे मोनी जी। बढ़ती हूँ। प्रेमचंद जमीन से जुड़े हुए कथाकार और उपन्यासकार थे। उनका बचपन काफी संघर्षों भरा था, जो उनकी रचनाओं में भी दिखता है। उन्हें ग्रामीण जीवन की बहुत अनोखी परख थी। उनका संपूर्ण साहित्य दलित, दमित, स्त्री, किसान और समाज में हाशिए पर जी रहे लोगों की लड़ाई का साहित्य है, जिसमें समता, न्याय, चेतना और सामाजिक परिवर्तन की घोषणा है। आम जनता की आसान और प्रचलित भाषा उनके लेखन की सबसे बड़ी खासियत है, इसलिए तो इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। प्रस्तुत है उनके कुछ अनमोल साहित्यिक विचार। वो लिखते हैं, अगर मूर्ख, लोभ और मोह में पंजे में फंस जाए तो वे क्षम्य हैं, परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थ अंधता अत्यंत लज्जाजनक है। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं। इसके साथ ही मैं शालिनी गर्ग जी को, जो दोहा कतर से हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये मूलतः मेरठ उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। प्रदेश में माँ भारती और हिंदी भाषा की सेवा में योगदान कर रही हैं। यहाँ ये विदेशी और दक्षिण भारतीय को हिंदी बोलना सिखाती हैं। इनकी मुख्य कविताएं क्षण, व्यंग, नाटक आदि हैं। इनके लिखे नाटक का मंचन बच्चों द्वारा कतर के नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन के आयोजनों में किया जाता है। इन्होंने श्री मद्भागवत गीता के संपूर्ण अध्यायों पर कविता लिखी है। सुंदरकांड को भी हिंदी दोहों व चौपाइयों में रूपांतरित किया है। कविताएं, कहानी, लेख आदि अनेक पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। अनेक मंचों पर संचालन व काव्य पाठ कर चुकी हैं।
शालिनी गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं ऐश्वर्या जी, और बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। सभी बहुत सुंदर ढंग से अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां ही इतनी अच्छी हैं कि सच में भाव विभोर कर देती हैं। बिल्कुल। तो जी हाँ, और हमने एक बार ईदगाह कहानी का नॉर्थ इंडिया एसोसिएशन में मंचन किया था, तो उसमें हमने मॉडर्न ईदगाह रखा था, तो वो सेल्फी लेके आया था अपनी माँ के लिए, तो बड़ा मजेदार था वो। चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। जी जी। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी है बड़े घर की बेटी, तो वही आज सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद संयुक्त परिवार में होने वाली समस्याओं का चित्रण करते हैं। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया है कि संयुक्त परिवार में जरा जरा सी बात पर कलह हो जाती है, बात का बतंगड़ बन जाता है, लेकिन आपसी सूझबूझ से बिगड़ती बात को संभाल भी लिया जाता है। तो इस कहानी के जैसे आपने बताया था कि कहानी की मुख्य पात्र आनंदी, जो कि प्रेमचंद जी की माता जी का नाम है, उनका उन्होंने नाम लिया है, एक रियासत के ताल्लुकदार भूप सिंह की बेटी है। आनंदी का विवाह गौरीपुर के जमींदार बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीखंड से होता है। श्रीखंड के पितामह जो थे वो किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। कहते हैं कि पहले इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, लेकिन अब समय बदल चुका है, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस है। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़ा बेटा जैसे कि मैंने बताया श्रीखंड, जो कि आनंदी का पति था, इलाहाबाद के एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का जो था लाल बिहारी सिंह, दोहे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का ताजा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीखंड शरीर से कमजोर थे, लेकिन धैर्यवान और शांत स्वभाव के थे। श्रीखंड पाश्चात्य संस्कृति का विषय समर्थक नहीं थे। भारतीय संस्कृति में उनका विश्वास था। सम्मिलित परिवार में उनकी अटूट आस्था थी। उनका विचार था कि स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहना चाहिए, और लोगों के वे अक्सर झगड़े सुलझाया करते थे। कभी कभी तो गांव की स्त्रियां उन्हें अपना शत्रु समझती थी, क्योंकि वो गांव की स्त्रियां अपना अलग रहना चाहती थी, एकल परिवार बनाना चाहती थी, और ये उनको संयुक्त परिवार में ही वापस मिला देते थे। उनकी पत्नी आनंदी रूपवती और गुणवती तो थी ही, साथ में संपन्न परिवार से पली भली थी। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, प्रतिष्ठित ताल्लुकदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी उनके यहाँ विद्वान थे, परंतु उसमें जरा भी घमंड नहीं था। थोड़े ही दिन में वह अपनी ससुराल की परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया था, मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही न हो। श्रीखंड सिंह इलाहाबाद में नौकरी करते थे और हर शनिवार को घर आ जाया करते थे। एक दिन की बात है कि दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह, आनंदी का देवर, 2 चिड़िया लेकर आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आनंदी अब नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफायत तो जानती नहीं थी। उसने सारा घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ही नहीं। दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों तो घी आया है, इतना जल्द उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, पाव भर घी था, मैंने सब मांस में डाल दिया। लाल बिहारी की भावच की हडेटाई मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में चाहे तो घी की नदी बहती हो। स्त्री गालियां सहन नहीं कर सकती, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई कहा खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया। थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो इसका मजा चखाते। अनपढ़ उज्जड़ ठाकुर से ना रहा गया। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, से बच गया, पर उंगली में बहुत चोट लग गई। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, कुछ ना खाया, कुछ ना पिया, बस अपने पति की बाट देखती रही। शनिवार को श्रीखंड घर आए। लाल बिहारी श्रीखंड को देखा तो कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए, मुंह संभाल कर बातचीत क्या करें, बड़े घर की बेटी है तो हम भी कुछ कम नहीं है, कोई भी कहा नहीं है। बेनी माधव सिंह ने भी कहा, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। श्रीखंड खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भई बैठी थी। श्रीखंड बोले, तुमने क्या घर में उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियां पर बल चढ़ गए। बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीखंड, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। आनंदी सब बात बताती है और रोने लगती है।
श्रीकंठ की आंखें लाल हो जाती हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। रात भर करवटें बदलते रहे, पलक झपकते रहे। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निभाना होगा। श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही वे बात अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज होता है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे, बोले, बेटा तुम बुद्धिमान हो, स्त्रियां तो घर का नाश कर देती हैं, उनको ज्यादा सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। श्रीकंठ बोले, इतना तो मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही सही है कि मैंने तो लाल बिहारी को कुछ दंड भी नहीं दिया। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था, उसमें इतना साहस भी नहीं था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पे बैठ जाए, उनके सामने पान या हुक्का पी ले। भाई के मुंह से ऐसा हृदय विदायक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गिलानी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इन बातों से दुखी लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा और अपनी आनंदी भाभी से क्षमा मांगता है। यह देखकर उसकी आनंदी भाभी का दिल पिघल जाता है और वह अपने देवर लाल बिहारी को क्षमा कर देती है। दोनों भाई श्रीकंठ और लाल बिहारी आपस के मनमुटाव को भुलाकर गले मिल जाते हैं। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित ठाकुर साहब हो जाते हैं और बोलते हैं, बड़े भाई की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। तो इस कहानी के द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि अंत भला तो सब भला। उन्होंने आनंदी के माध्यम से कि कैसे बड़े घर की बेटी होती है, सभ्य सुसंस्कृत उसके संस्कारों को दिखाया है, जिसने अपनी समझ से और बुद्धिमत्ता से घर को टूटने से बचाया है, दो भाइयों को एक दूसरे से अलग होने से बचाया है। आनंदी अपने अहम को त्याग कर लाल बिहारी को माफ कर देती है और उसे घर छोड़कर नहीं जाने देती। इसी कारण घर और समाज में भी वे प्रशंसा की पात्र बनती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बड़े घर से तात्पर्य केवल धनी होना ही नहीं है, बल्कि कुलीन परिवार से है, जो सद्गुण और संस्कारों से, विवेकशीलता से आपसी प्रेम तथा एकता बनाता है। बहुत अच्छी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, बहुत अच्छे से आपने बड़े भाई की बेटी का वर्णन किया। हमारे साथ अर्पणा संत सिंह जी भी जुड़ी हैं और उनके भी कमेंट आ रहे हैं कि बहुत खूबसूरत। मोनी जी लिखती हैं, बिल्कुल बड़े घर की बेटी ने अपने संस्कार और भावना से टूटते हुए घर को बचा लिया। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में उनका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है, वह इसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुष्य समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरर्थता का जवाब सदैव पंजों और दांतों से दिया है। यह अपना एक आदर्श संसार बनाकर आदर्श मानवता से अवसाद करता है और उसी में मग्न रहता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्रीयता पर जोर दिया गया। उनकी भाषा शैली में आंचलिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे आम लोग आसानी से समझ सकें। प्रेमचंद जी ने इस संसार से अलविदा 8 अक्टूबर 1936 को जलोदर नामक भयंकर बीमारी के कारण हुई थी। और इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान। इनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित हुआ। करबला संग्राम, प्रेम कैदी इनके कुछ नाटक हैं। गोदान को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना गया है। तो आज जो हमने प्रेमचंद की अलग अलग कहानियां और उपन्यासों पर चर्चा की, सबसे पहले नीलम वर्मा जी, जिन्होंने ईदगाह पर अपने ईदगाह सुनाया और वहाँ पर उन्होंने एक छोटे बच्चे, गरीब छोटा बच्चे की मानसिकता दर्शाई जो बहुत ही भावुक थे। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर उर्मिला सुने मम्मी को बोलूँगी कुछ विचार रखें ईदगाह पर। मैं जो बोलूँगी मुझसे बहुत अच्छे वो बताएंगे। बहुत अच्छा। ईदगाह कहानी ही ऐसी है,
वही तो कहे कि घटनाएं बहुत होती हैं, लिखने वाला चाहिए, उसकी एक एक बारीकी को पकड़ने वाला चाहिए। बिल्कुल गरीबी, अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी, विसंगतियां, दहेज प्रथा सब तो चला ही आ रहा है, लेकिन उसको चित्रित करने वाला हम लोग के पास प्रेमचंद जैसा साहित्यकार नहीं, साहित्यकार होना चाहिए। सही बहुत बात इदगाम, मतलब बूढ़ी दादी का रोया रोया जुड़ा गया, कुछ नहीं, बच्चे के देखिए कि कुछ भी नहीं लिया, और लिया क्या, एक चिमटा, चूंकि दादी के हाथ जाते। तो वही संभावना, वही प्रेम, वही मेल मिलाप सब में रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रस्तुति का बहुत और सुंदर प्रश्न है। उसके बाद आपकी थी निर्मला। निर्मला तो इतने बड़े उपन्यास है उनके, और इतने बारीकियों से उन्होंने एक एक चीज को उसमें बयां किया है। तो आपकी प्रस्तुति तो उसमें क्या कहना, छोटी मुंह बड़ी बात होगी। आगे बढ़ती हूँ, पद्मा सिंह जी, बूढ़ी काकी। उन्होंने भी बहुत खूबसूरती से उसको बयां की। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे बूढ़ी काकी के बारे में? बूढ़ी काकी की जो स्थिति उस समय थी, मैं बताती हूँ। आज भी बहुत घरों में वो हालत है बुजुर्गों के साथ। अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे खाते कमाते लोग जो बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते हैं, नहीं करना चाहिए। बूढ़ी काकी कितनी दयनीय हालत रही होगी। भूख तो लगती ही है बुढ़ापे में। अपना धन दौलत, और बूढ़े लोगों को भी अपना सब धन दौलत किसी को देने की जरूरत नहीं। ले होता क्या है, जब सब असमर्थीन लगता है कि दे देंगे तो खुशी खुशी हमको ज्यादा करेगा। यह असहाय स्थिति की मैंने बहुत अच्छी कहानी और बहुत मार्मिक चित्रण, बहुत अच्छा आपने सुनाया। तो प्रस्तुतिकरण भी अच्छा था और आंखें भर आई। सही बात। पेट तो सबको है ना, भूख तो सबको लगती है, स्वागत तो सबको ही खोजता है। इसलिए ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सीख है समाज के लिए, क्योंकि उसके आज भी बाद बहुत लोग हैं वैसे अच्छे अच्छे लोग। बिल्कुल, उसके बाद सुनीता सरन जी ने कफन नामक प्रेमचंद की एक बहुत चर्चित कथा सुनाई। उसके बारे में थोड़ी समीक्षा। कफन कहानी तो बहुत अच्छा इन्होंने सुनाया ही। एक कहानी भी देखिए, विसंगति, वो दोनों बाप बेटे पड़ले दर्जे के निकम्मे, कामचोर, देहचोर, लालची, भूखर तो थे ही, आलसी पना कुट कुट के। देखिए इतनी संवेदनहीनता है उनमें, वो दर्द से, परसों पीड़ा से करा रही है, लपेट रही है, लेकिन दोनों इस डर में नहीं अंदर जाने देखने कैसा एक दूसरा निकाल के ज्यादा खा ले, ज्यादा निकाल के खा ले, ये उनके मन में बात है। एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, कुछ नहीं, कहीं से पैसा आ ले हम खा ले पी। उनमें उनसे मैंने जानवर से भी गए गुजरे उनका आचरण था। और ऐसा समाज में आज भी है, उस समय बहुत ज्यादा था। चित्रित जो इन्होंने किया है बहुत बढ़िया, और सुनाया भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छे से, बिल्कुल। बहुत है। कल्प कफन सब जितनी भी कहानी, सब जिसने भी पढ़ा बहुत अच्छा सुना। हम्म। सबसे अंतिम में शालिनी गर्ग जी ने बड़े भाई की बेटी का चित्रण किया। वो भी बेहद खूबसूरत था। बहुत खुश। आप बड़े घर के बेटी लोग लम्मा लम्मा चूल, एक गाना है बड़े घर के बेटी लोग लम्मा लम्मा चूल। तो बड़े संस्कारी संस्कारवान घर की बेटी बहू होती ही वैसी, आप होती ही वैसी है जो जुटते हुए बात। देखिए अब वो अक्खर है, बोल दिया, खड़ाऊ चला दिया, तकलीफ तो लगेगी ना। और पति देखिए, भाई को मानता है, लेकिन पत्नी का आंसू और पत्नी पर जुर्म, कोई भी पति अगर जरा सा भी अगर तो खुददारी है तो नहीं बर्दाश्त करेगा। और उधर से ये, और ये लड़का, इसको भी देखिए तो कर दिया, गलती हो गई इससे क्या नाम था इसका छोटे भाई का? लाल बिहारी तक। लाल बिहारी से भी तो हो गई गलती, वो भी डरा ही हुआ था, और वो आ गया कि हम चले जाएंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे। उसका हृदय कितना विदीर्ण हुआ। ये सब समझिए आप, माने आपसी प्रेम मिल्लत। और बाद में ससुर का ये कहना कि बड़े घर की बेटी होती ही ऐसी है। तो छोटी मोटी बातें होती हैं, आपस में ही हो जाए। तो बड़े घर की लड़की जो सचमुच बड़े हैं दिमाग से, समझ से, संवेदनशीलता है जिनमें, मिलनसारिता है, और इसी तरह दुनिया चल नहीं रही है। बहुत संयुक्त परिवार आज भी है, बहुत है कि टूट भी रहा है, जुट भी रहा है, लेकिन हम लोगों को सीखना चाहिए कि सबको लेकर चले, कभी बेसी को छोड़ते हुए। सीख यही होते ना चाहिए। बहुत अच्छी कहानी और बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण, बहुत तो बढ़िया। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी साहित्य साधक को
शेयर योर ह्यूमैनिटी ग्लोबल प्लेटफॉर्म की ओर से श्रद्धेय नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि और आप सबों का हमसे जुड़ने का और हमारे मंच पर इतनी खूबसूरत रचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तुम्हारा संचालन भी बहुत अच्छा था, इतनी सीधी शांत मेरी बेटी, मैंने हम लोग तो आश्चर्य करते हैं कितना मैनेज करने लगी, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक ही बेटी है, हम 3 लड़के हैं, एक बेटी। मैंने पापा की तो अपने आंख की पुतली। एक बार जरूर सोते समय पूछे थे, उसका फोन आया था, तुम्हारी बात हुई थी, अगर मान लीजिए हम नहीं कर पाए तो कहेंगे कि तुम भूल गई हो। और साथ ही सुप्रिया जी का शानदार तकनीकी सुप्रिया का के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोनी जी का, सब किसी का। हाँ, मोनी जी तो संस्थापिका हैं, उन्हीं की इनिशिएटिव होती है। और सुप्रिया जी लगातार हमारे साथ जुड़ी रही और हमारे जितने भी दर्शक, हमारी टीम, श्वेता सिन्हा जी, सब, और अर्पणा संत जी, संगीता जी, सब हमारे साथ जुड़े रहे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सुनते रहिए। दर्शक दीर्घा से जुड़े सभी सदस्यगण का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो इसी के साथ नमस्कार।